हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का दक्षिण भारत का इतिहास। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण दक्षिण भारत का इतिहास देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे संगम काल, चेर, चोल, पांड्य, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव इत्यादि। फर्स्ट पॉइंट है हमारा संगम काल। इसका काल था दोस्तों 100 ईस्वी से लेके 250 या कहीं कहीं आपको यह 300 भी देखने को मिलेगा, 300 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, संगम में दोस्तों कुल 3 संगम हुए थे। और ये किस लिए हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों तमिल भाषा के लिए, मतलब तमिल भाषा के विकास के लिए हुआ था। और इसको किसने करवाया था? तो इसको करवाया था दोस्तों पांड्य राजा ने, जिनका कार्य क्षेत्र था तमिलनाडु, जिसको हम लोग आगे मैप में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रथम संगम। इसका स्थान था दोस्तों दक्षिण मदुरा, जो अभी डूब गया है। यह था दोस्तों कन्याकुमारी के नीचे का पार्ट, जो अभी डूब गया है। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों अगस्त्य ऋषि, जो कि थे मूल रूप से बनारस के। और ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, अगस्त्य ऋषि को तमिल कविता का जनक कहते हैं, और इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण भी किया था। ठीक है, चलिए फर्स्ट संगम में दोस्तों कुल 89 राजा आए थे, मतलब 89। इस संगम की रचनाएं डूब गई थी, जिसमें प्रमुख थे परिपादल, मधुनौर, अक्तियम, कलियावेरई इत्यादि। ये सब थे काव्य ग्रंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों द्वितीय संगम। इसका स्थान था दोस्तों कपाटपुरम, या इसको अलवई भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, लेकिन ये थे स्टार्टिंग में, मतलब जब संगम आरंभ हुआ था तब इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, लेकिन बाद में बन गए तोल्कापियर। इसमें कुल 59 राजाएं आए थे, मतलब 59। और इस संगम का इंपॉर्टेंट बुक है तोल्कापियम। इसको लिखा था तोल्कापियर ने, नाम से ही याद हो जाएगा आपको। और इसमें दोस्तों प्रथम संगम एवं द्वितीय संगम के साक्ष्य हैं। और कुछ हैं बुक्स, इनको भी देख लेते हैं। यह है अगतियम, कली, वयामालई, कुरुक। इसमें कुरुक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और तोल्कापियम याद रखिएगा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा संगम। इसका स्थान था उत्तरी मदुरा, जो अभी वर्तमान में मदुरई है। इसके अध्यक्ष थे नकियर, और इसमें कुल 49 राजाएं आए थे, मतलब 49। ठीक है, चलिए इसमें का बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। नुत्रेम्बत, वड़ी, परिपादल और नत्रिनई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ये मैप। इसमें आप लोग देख लीजिए, चोल का क्षेत्र ये था, चेर का क्षेत्र ये था, और पांड्य का क्षेत्र ये था। ये तीनों थे संगम काल के राजवंश, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। यही मैंने यहाँ लिखा है, संगम काल के राजवंश चेर, चोल, पांड्य। और इनका काल था 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक, और ये सभी थे कृष्ण नदी के दक्षिणी की ओर। चलिए मैंने वही यहाँ पे लिखा है, संगम काल के 3 राजवंश कौन कौन थे? चेर, चोल और पांड्य। ये जो 3 राजवंश हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों अष्ट अध्यायी, इंडिका, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि। ये सभी थे कृष्णा नदी के दक्षिण में, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको। पहला राजवंश है दोस्तों चेर। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। नेक्स्ट है हमारा इसके अन्य नाम। चेर के अन्य नाम थे चेरापद, जिसका वर्णन है ब्राह्मण ग्रंथ में। नेक्स्ट है केरलपुत्र, जिसका वर्णन है अशोक के शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट है, यह था दोस्तों सबसे प्राचीन वंश था चेर, और इसकी राजधानी थी करूर, चेर करूर। और इसका चिन्ह था धनुष, याद रखिएगा। अब कुछ प्रमुख राजा को देख लेते हैं। फर्स्ट था उदयन जरेल, यह था प्रथम राजा, और इसके बारे में एक पॉइंट है, इसने महाभारत के युद्ध लड़े योद्धा के वंशज को भोजन कराया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों सेनगुटवन। इसको हम लोग लाल चेर के नाम से भी जानते हैं। और इसका पॉइंट है, इसने कनगी पूजा, मतलब पत्नी की पूजा आरंभ की थी। ये पूछता है एग्जाम में।
चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आदिगमन। इसने दोस्तों गन्ना की खेती आरंभ करवाई थी। अंतिम राजा था दोस्तों इस वंश का कुडकई जरेल, और इस वंश का अंत हो गया था 190 ईस्वी तक। नेक्स्ट राजवंश है दोस्तों हमारा पांड्य वंश। इसका अर्थ है सबसे प्राचीन। पांड्य का अर्थ है सबसे प्राचीन, ना कि ये राजवंश सबसे प्राचीन था। सबसे प्राचीन राजवंश था चेर। पांड्य राजाओं ने तीनों संगम करवाए थे जो कि मैंने बताया। इसकी राजधानी थी दोस्तों मदुरई, और ये लोग मोती का व्यापार करते थे, ठीक है। और इनका जो समाज था वो था मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों चिन्ह। इसका चिन्ह था मछली का। ये वंश था सबसे योग्य था, इसलिए इसने तीनों संगम करवाए थे खुद के खर्च पे। पर बाद में चोल वंश से आगे निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पांड्य राजा ने अगस्तस, जो कि रोम के राजा थे, इसके दरबार में अपने दूत भेजे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इस वंश के संस्थापक थे नेडियोन, जिसने समुद्र पूजा आरंभ की थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों नेडुजेलियन। यह था सबसे प्रतापी राजा। इसने अपने आसपास के 5 बड़े राजा चेल, चोल, श्रीलंका इत्यादि को एक साथ हरा दिया था। नेक्स्ट वंश है हमारा चोल वंश। इसका अर्थ है नया देश। इसकी राजधानी थी दोस्तों उदयपुर, ठीक है, और इसका चिन्ह था बाघ। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य का जमीन जो था वो काफ़ी उपजाऊ था, और इनके सूती वस्त्र बहुत प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रथम शासक। इसका प्रथम शासक था उरब पहरई इलन। इसका एक ही इंपॉर्टेंट राजा था करिकाल, जिसने श्रीलंका पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था और श्रीलंका से दास लाए थे। किस लिए लाए थे? तो दास लाए थे इसने कावेरी नदी पे बांध बनाने के लिए और नहर बनाने के लिए। कावेरी नदी पे इसने बांध बनाया था, ग्रांड बांध, जो भारत का प्रथम बांध कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सबसे मजबूत नौसेना थी वो थी चोल की। लास्ट पॉइंट है इसका दोस्तों, ये राजा थे जैसे कि अभी राज कर रहे हैं, फिर ये सामंत बन गए, और उसके बाद जब पल्लव कमजोर हुआ तो उसका अंत करके ये फिर राजा बने। मतलब इस राजवंश का विकास 2 बार हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं संगम काल के। इस काल के प्रमुख देवता थे कार्तिकेय और मुरुगन, जिनको अभी सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुछ साहित्य देख लेते हैं। एक है तोल्कापियम, नेक्स्ट है तिरुकुरल या कुराल। कुराल को दोस्तों तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। तमिल व्याकरण, इसके लेखक थे तोल्कापियर। ये जो बुक है तोल्कापियम, यह है तमिल व्याकरण की पुस्तक और इसके लेखक हैं तोल्कापियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जीवक चिंतामणि। यह ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों शिल्पाधिकारम। इसमें है नुपुर की कहानी। नुपुर मतलब पायल, पायल की कहानी है, और इसमें कोवलन और उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की कहानी है, और इसके लेखक हैं दोस्तों इलिंगो। यह था चोल वंश के शासक करिकाल का पौत्र। नेक्स्ट है दोस्तों मणिमेखले। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कहानी है दोस्तों कोवलन एवं माधवी का पुत्र मणिमेखले की कहानी है, और इसके लेखक हैं सतनार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शिवक सिंदामणि। इसके लेखक हैं तिरुत्केदेवर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों समाज। संगम काल का समाज सामंत एवं दास में बटा हुआ था। जैसा कि आपको पता है उत्तर भारत में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर दक्षिण भारत में समाज 2 भाग में बटा था। एक जो थे सामंत थे और जो बाकी हो गए वो दास थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बंदरगाह। चेर का बंदरगाह। चेर का था बंदर चेर। चोल का बंदरगाह। चोल का था पुहार और उरई। नेक्स्ट है पांड्य का। पांड्य का बंदरगाह था सालियूर और कोरकाय। चलिए संगम वंश हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे पहले ये पॉइंट देख लीजिए। सातवाहन वंश।
जो हम लोगों ने पढ़ा था आंध्र सातवाहन वंश। इसके बाद आए थे इक्ष्वाकु वंश, और इसके बाद आए पल्लव वंश, और उसके बाद आए चोल वंश। सातवाहन का एक और क्षेत्र था, इस क्षेत्र में आ गए वाकाटक वंश जो कि ब्राह्मण वंश था, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और इसके स्थान पे आ गए चालुक्य वंश, कहाँ के? वातापी के। चलिए दोस्तों थोड़ा मैप में देख लेते हैं। दक्षिण भारत का जो राजवंश था यह था 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक, और इसमें प्रमुख राजा हुए पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। इन लोगों को हम लोग मैप में देखते हैं। यह था दोस्तों वेंगी का चालुक्य था, और यह था चालुक्य कल्याणी, इधर था चालुक्य वातापी। ये जो क्षेत्र है ये चालुक्य वातापी का है, और यहाँ था पल्लव, और फिर उसके इधर चोल आ गया, और नीचे है पांड्य जो हम लोगों ने देखा, और ये क्षेत्र दोस्तों राष्ट्रकूट का। पल्लव आए, उसके बाद वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य, दोनों का क्षेत्र एक साथ था। उसके बाद आ गए राष्ट्रकूट हमारे, उसके बाद आ गए कल्याणी चालुक्य, और उसके बाद आ गए चोल। यही दिया हुआ है मैप में। चलिए प्रथम वंश हम लोग देखते हैं, वो है चालुक्य वंश। इसकी दोस्तों 3 शाखाएं थी। पहली थी वातापी बादामी, ये थी प्रारंभिक शाखा, इसका क्षेत्र था कर्नाटक। और दूसरा था कल्याणी, इसका क्षेत्र था पश्चिमी कर्नाटक। और तीसरा है बेंगी, इसका क्षेत्र था पूर्वी आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चालुक्य वातापी या बादामी, इसका क्षेत्र था कर्नाटक, और इसके संस्थापक थे जय सिंह। ये थे दोस्तों कदम के अधीन शासक थे। कदम वंश था गोवा में अवस्थित, ये उसके अधीनस्थ शासक थे। तो जय सिंह ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था चालुक्य। वातापी था दोस्तों इनकी राजधानी, क्योंकि चालुक्य वंश 3 भाग में बटा हुआ है, तो इसकी पहचान हम लोग करते हैं इसकी राजधानी से। तो पहले वाले की राजधानी थी वातापी या बादामी। नेक्स्ट राजा है दोस्तों पुलकेशिन प्रथम। इसने दोस्तों बीजापुर के निकट वातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाई, और इसके काल में बादामी के चालुक्य का उत्कर्ष भी हुआ। नेक्स्ट राजा है दोस्तों कीर्तिवर्मन, इसको हम लोग वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। इसने कदम्बों को नष्ट कर गोवा पर अधिकार कर लिया, और इसको हम लोग वातापी के निर्माणकर्ता भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। यह था दोस्तों अंतिम योग शासक। इसने दोस्तों हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ हराया था? तो हराया था यह नर्मदा नदी के तट पर, और इसका वर्णन है ऐहोल अभिलेख में। और यह अभिलेख लिखा गया है ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में। किसके द्वारा? तो रविकीर्ति के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि देखते हैं। उपाधि था इसकी परमेश्वर एवं दक्षिणापथेश्वर। चलिए इसका दरबारी कवि था दोस्तों रविकीर्ति। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने जिनेंद्र का मेगुती मंदिर जो कि जैन मंदिर था, इसका निर्माण करवाया। कहाँ पे? तो ऐहोल में। और ऐहोल को हम लोग मंदिरों का शहर भी बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों बहुस्वर्ण यज्ञ एवं अग्नि अष्टोम यज्ञ इसने करवाए थे, और इसका वर्णन है महाकूट स्तंभ लेख में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को हरा दिया था, और उसकी राजधानी कांची को इसने जीत लिया था, और इसने उपाधि ली थी कांची कोंड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसने पुनः पल्लव राजा नरसिंह वर्मन पर हमला कर दिया, पर इससे वो हार गया तो इसको वापस आना पड़ा। पर दोस्तों नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी आया, और वहाँ आकर इसकी हत्या कर दी, और वातापी कोंड की उपाधि ली। नेक्स्ट राजा है दोस्तों विनयादित्य। इसका एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी उपाधि थी दोस्तों शकलोत्तर पथनाथ। इसने ये उपाधि क्यों ली थी? तो यह मालवा जीत गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विक्रमादित्य द्वितीय। इसके काल में दोस्तों दक्कन में अरब आक्रमण हुआ था, और इसका मुकाबला किया था इसका भतीजा पुलकेशी ने।
और पुलकेशी से खुश होकर विक्रमादित्य ने इसको उपाधि दी थी अवनीज नाश्रय की उपाधि। चलिए, इसकी प्रथम पत्नी थी दोस्तों लोक महादेवी, जिसने निर्माण करवाया था विरूपाक्ष के महादेव मंदिर का। कहाँ पे? तो पतदकल में। और लोक महादेवी ने दोस्तों हिरण्यगर्भ त्योहार भी आयोजन करवाया था। चलिए, इसकी दूसरी पत्नी थी दोस्तों त्रैलोक्य। इसने निर्माण करवाया था त्रिलोकेश्वर मंदिर। इस वंश का अंतिम राजा था दोस्तों कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसके सामंत थे दंतीदुर्ग। इसने इस साम्राज्य का अंत कर दिया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य फिर इसके सामंत बन गए, पर जब राष्ट्रकूट कमजोर हुए तो राष्ट्रकूट के अंतिम राजा कर्क द्वितीय को मारकर टैलब द्वितीय ने पुनः चालुक्य वंश की स्थापना की, पर इस बार उन लोगों ने राजधानी रखा कल्याणी को। इसलिए इस वंश को हम लोग चालुक्य कल्याणी के नाम से जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चालुक्य ने वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या बेसर शैली, जो कि था द्रविड़ शैली एवं नागर शैली का मिश्रण, इसका विकास किया था। चलिए दोस्तों, चालुक्य वातापी के बाद आए राष्ट्रकूट वंश और उसके बाद आए चालुक्य के कल्याणी वंश। तो हम लोग पहले चालुक्य के कल्याणी भी पढ़ लेते हैं, तो हमारा चालुक्य वंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग राष्ट्रकूट वंश देख लेंगे। ठीक है, चलिए, फर्स्ट पॉइंट है संस्थापक। तो इसके संस्थापक को हम लोगों ने देख लिया, जो कि थे टैलब द्वितीय। इसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को मारकर चालुक्य वंश की पुनः स्थापना की। पर टैलब द्वितीय ने दोस्तों राजधानी वही रखी जो राष्ट्रकूटों की थी, मान्यखेट। नेक्स्ट राजा था दोस्तों सोमेश्वर। चोल राजा राजराज ने कई बार सोमेश्वर को हराया था। इसी गलानी में सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट दोस्तों सोमेश्वर द्वितीय। इसने राजधानी को मान्यखेट से कल्याणी शिफ्ट कर दिया, मतलब कल्याणी ले आया। नेक्स्ट राजा था दोस्तों विक्रमादित्य 6। इसने चालुक्य को चोल से बचाया और इसके दरबारी थे दोस्तों बिल्हन। इसका इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों विक्रमांक देव चरित्र। नेक्स्ट दरबारी था इसका ज्ञानेश्वर। इसका बुक है मिताक्षरा। नेक्स्ट है दोस्तों सोमेश्वर तृतीय। इसके काल में चालुक्य वंश बिखरने लगा। इसने दोस्तों अभिलाषित पर चिंतामणि की रचना की, इसी कारण इसको सर्वज्ञ भी कहा गया है। चालुक्य कल्याणी का अंतिम राजा था दोस्तों सोमेश्वर चतुर्थ। अब देख लेते हैं दोस्तों चालुक्य बेंगी, जिसका क्षेत्र था पूर्वी आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों सबसे कमज़ोर शाखा थी और इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। वैसे दोस्तों विष्णुवर्धन को यह क्षेत्र गिफ्ट में मिला था। किसने दिया था? तो वो दिया था पुलकेशी द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वातापी का शासक था। इसने आंध्रा जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया, जिसने बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। यह वंश बहुत छोटा था और इसका अंतिम राजा है विजयादित्य तृतीय। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंतीदुर्ग ने। कब? 752 ईस्वी में। इसने वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी रखी मान्यखेट, जो वर्तमान में सोलापुर का इलाका है। नेक्स्ट राजा था इस वंश का कृष्ण प्रथम। इसने एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। इम्पॉर्टेंट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ध्रुव। इसको हम लोग धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं। इसने दोस्तों कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। दोस्तों जैसा कि मैंने वर्धन वंश में बताया था, हर्षवर्धन के बहन का घर था कन्नौज, और जब हर्ष की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कन्नौज पे कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया
पाल शासक ने, राष्ट्रकूट शासक ने और प्रतिहार शासक ने। यह संघर्ष दोस्तों 100 वर्षों तक चलता रहा और अंततः गुजरात के प्रतिहार शासकों ने विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है दोस्तों गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने दोस्तों पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासक को नष्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष यह जीता था। जैसा कि मैंने बताया कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, कभी कोई राजा जीत रहा था, कभी कोई राजा जीत रहा था, पर अंततः जीता गुजरात के प्रतिहार शासक ने। गोविंद तृतीय ने जीता था दोस्तों चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय जो कि प्रतिहार शासक था। यहाँ भी देख लीजिए पाल है, प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है, तो इन तीनों के बीच ही चला था ये युद्ध। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अमोघवर्ष। यह एक विद्वान शासक था और इसने उपाधि ली थी कविराज की, और इसकी एक कृति है दोस्तों कविराज मार्ग जो कि कन्नड़ भाषा में है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने जीनसेन से जैन धर्म की शिक्षा ली थी अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट है दोस्तों दरबारी। तो इसके दरबारी थे जीनसेन जिसकी रचना है आदि पुराण। नेक्स्ट है महावीराचार्य जिसकी रचना है गणित सार संग्रह। नेक्स्ट है सक्तायना, इसकी पुस्तक है अमोघ वृत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कन्नड़ भाषा का विकास हुआ था इसके काल में। किसके काल में? तो अमोघवर्ष के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कन्नड़ त्रिरत्न। कन्नड़ के जो त्रिरत्न थे वो थे पन, पोन और रन। नेक्स्ट राजा था दोस्तों इंद्र तृतीय। इसका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके काल में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था और इसने राष्ट्रकूट को भारत का सर्वश्रेष्ठ राजवंश भी बोला था। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्ण तृतीय। इसने दोस्तों तक्कोलम का युद्ध जीता था। किसके विरुद्ध? तो चोल शासक परांतक प्रथम के विरुद्ध। इस वंश का अंतिम राजा है दोस्तों कर्क द्वितीय। यह राजा बना था 973 ईस्वी में, और जैसा कि मैंने आपको बताया तैलब द्वितीय ने इसको हराकर पुनः चालुक्य वंश की स्थापना की जो कि चालुक्य कल्याणी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वंश है हमारा पल्लव वंश। इस वंश की स्थापना की थी दोस्तों बपदेव ने, पर इसका वास्तविक संस्थापक था सिंह विष्णु। आपको मैक्सिमम बुक में सिंह विष्णु देखने को मिलेगा, लेकिन पर एग्जाम में आपको बपदेव भी मिलेगा, तो आपको बपदेव को टिक करना है क्योंकि ये था प्रथम संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वो था सिंह विष्णु। आपको मैक्सिमम एग्जाम में भी सिंह विष्णु ही देखने को मिलेगा, लेकिन बपदेव भी आप लोग याद रखिए। चलिए सिंह विष्णु के बारे में देखते हैं। ये राजा बना 575 से 600 ईस्वी तक। ये जो पल्लव वंश है दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, यह इक्ष्वाकु वंश जिनका क्षेत्र था आंध्र प्रदेश, इसके स्थान पे आए थे। और इक्ष्वाकु और वाकाटक वंश आए थे सातवाहन के स्थान पे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राजधानी। इसकी राजधानी थी दोस्तों कांची जो कि अवस्थित है तमिलनाडु में। सिंह विष्णु था दोस्तों साहित्य प्रेमी और यह एक वैष्णव शासक था, और इसका दरबारी था दोस्तों भारवी, और इसका एक बुक फेमस है किराता जुर्नियम। नेक्स्ट राजा है दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका काल था 600 से 630 ईस्वी। ईस्वी उतना याद मत रखिए, ईस्वी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह था दोस्तों संगीत प्रेमी। ये पहले जैन था, पर तमिल संत अपार के प्रभाव में आकर ये शैव बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय से यह हार गया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों इसने महेंद्र वर्मन शैली एवं मत विलास प्रहसन की रचना की। नेक्स्ट राजा है दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। इसी के काल में हुएनसांग कांची आया था। इसने दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके वातापिकोण की उपाधि ली थी। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसने महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर जिसको रथ मंदिर भी बोलते हैं, इसका निर्माण किया था। और रथ मंदिर की संख्या है दोस्तों टोटल 7 हैं। इसमें सबसे छोटा है द्रौपदी रथ, इसमें कोई अलंकार नहीं है। और इसकी शैली है दोस्तों
मामल शैली, ये भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट राजा है दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी के काल में अरब आक्रमण हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों इसने राजसिंह शैली की शुरुआत की। नेक्स्ट है इसका दरबारी। इसका दरबारी था दोस्तों डंडी, जिसका पुस्तक है 10 कुमार चरित। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी उपाधि। इसकी उपाधि थी राजा सिंह, आगमप्रिय और शंकर भक्त। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया, कहाँ? तो कांची में। इसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी के साथ द्रविड़ स्थापत्य कला की भी शुरुआत हुई थी। और गोपुरम जो कि मंदिर का मुख्य द्वार था, इसका निर्माण भी आरंभ हुआ था। तो इसलिए बोल रहा हूँ यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर में दोस्तों पल्लव राजा रानी की आदमकद की चित्रें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों महाबलीपुरम में सौर मंदिर का भी निर्माण किया था इसने। नेक्स्ट राजा है दोस्तों नंदीवर्मन द्वितीय। इसके समकालीन थे संत तिरुमंगई अलवार। नेक्स्ट है दोस्तों इसने मुक्तेश्वर एवं पेरुमन मंदिर जो कि अवस्थित है कांची में, इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग की पुत्री रेवा से शादी भी की थी। और नेक्स्ट है दोस्तों नंदीवर्मन शैली, इसका आरंभ किया था नंदीवर्मन द्वितीय ने। चलिए इस वंश का अंतिम राजा था दोस्तों अपराजित वर्मन। यह अंतिम राजा था। चोल शासक आदित्य प्रथम ने इसे मार दिया, पर दोस्तों इसको द्वितीय चोल का संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि तब तक पल्लव के नीचे चोल वंश की एक शाखा शासन कर रही थी, जिसकी स्थापना की थी विजयालय ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश है चोल वंश। इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। ये लोग थे दोस्तों पल्लव के सामंत। इसकी राजधानी थी तंजौर, और मैंने आपको बताया था संगम चोल की राजधानी थी उदयपुर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों तंजौर के वास्तुकार ये थे कुंजमल्लन राजराज पेरुथच्चन। नेक्स्ट है दोस्तों इसकी उपाधि। इसकी उपाधि थी दोस्तों नरकेसरी, और इसने निशुम सूदनी मंदिर बनवाया था तंजावुर में, मतलब तंजौर में। नेक्स्ट राजा है दोस्तों आदित्य प्रथम। इसने अंतिम पल्लव राजा अपराजित वर्मन को मारा। नेक्स्ट है दोस्तों पल्लव पर विजय के बाद इसने उपाधि ली कोंडराम की। नेक्स्ट राजा है दोस्तों परांतक प्रथम। इसने दोस्तों राजसिंह जो कि पांड्य वंश का शासक था, इसकी राजधानी मदुरई, इसको जीतकर मदुरई कोंड एवं मधुरांतक की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यह राष्ट्रकूट शासक कर्क से तकोल्लम का युद्ध हार गया था, जिसका वर्णन है उत्तर मेरुल अभिलेख में। और इसमें उसका पुत्र राजादित्य यह मारा गया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों राजराज प्रथम। यह बहुत ही प्रसिद्ध राजा था और यह शैव था। इसका युद्ध अभियान का वर्णन है तंजौर अभिलेख में। राजराज प्रथम दोस्तों परांतक द्वितीय जिसको बोलते हैं सुंदर चोल, इसका पुत्र था और इसका मुख्य नाम था अरिमोली वर्मन, पर इसका उपनाम था राजराज प्रथम। नेक्स्ट है दोस्तों इसने सोमेश्वर जो कि चालुक्य कल्याणी का शासक था, इसको कई बार हराया था, इसलिए उसने आत्महत्या भी कर ली थी। नेक्स्ट है दोस्तों केरल शासक भास्कर रवि वर्मन को इसने हरा दिया था और उपाधि ली थी कांडलूर सालैक्कल मरुत। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों इसने श्रीलंका पर हमला किया था और इस समय वहाँ का राजा था महेंद्र पंचम, पर इसने अपनी राजधानी अनुराधापुर को बचा लिया था और भागकर चला गया था रोहन जो कि
श्रीलंका का दक्षिणी जिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसने श्रीलंका के अधिकांश भाग को जीत लिया था और उसे नाम दिया था मामुंडी चोल मंडनम, और इसकी राजधानी रखी पोलनरुवा, और इसका नाम रख दिया जगन्नाथ मंगलम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने भू राजस्व निर्धारण करने हेतु भूमि सर्वेक्षण करवाया था। कब? तो 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने अभिलेख में प्राककथन लिखना आरंभ करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर शिव मंदिर जो कि अवस्थित है तंजौर में, इसका निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, श्रीलंका पे प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था संगम चोल के शासक करिकाल ने। ये मैंने आपको संगम काल में बता दिया है। नेक्स्ट राजा है दोस्तों राजेंद्र प्रथम। इसने दोस्तों श्रीलंका को पूर्णतः जीत लिया था और वहाँ का जो शासक था महेंद्र पंचम, उसको तंजौर लेके आ गया था बंदी बना के। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने पाल शासक महीपाल प्रथम जो कि बंगाल का शासक था, इससे युद्ध किया था और जीत भी गया था। तो युद्ध करने का रीजन था इसका गंगा जल के लिए, यह गंगा जल के लिए युद्ध किया था और इसने उपाधि ली गंगई कोंड। और जब ये वहाँ से लौटा तो तंजौर के निकट एक नगर बसाया जिसका नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम, और इसे नई राजधानी भी बना दी। और यहाँ पर एक तालाब खुदवाया, उसमें जो गंगा जल ये अपने साथ लाया था उसको इस तालाब में डाल दिया और इसका नाम रखा चोलगंगम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने इंडोनेशिया पे हमला किया था। उस समय वहाँ का शासक था सैलेन शासक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने सुमात्रा द्वीप भी जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य की सीमा का विस्तार सुमात्रा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, दक्षिणी थाईलैंड एवं इंडोनेशिया तक कर लिया था। चोलों की नौसेना बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट दोस्तों, यह था गजनी के समकालीन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके गुरु थे ईशान शिव पंडित जो कि सैप थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। इसने चालुक्य वेंगी इसका विलय चोल में कर लिया था। किस प्रकार? तो विवाह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसे सुगंधवृत्त भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कर मतलब टैक्स हटाने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हरा दिया था किसने? मारवा वर्मन कुलुशेखरा पंडन वन जो कि पांड्य वंश का शासक था। तो दोस्तों हमारा चोल वंश भी समाप्त होता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फास्टली। कुछ उपाधि देख लेते हैं। राजेंद्र द्वितीय की उपाधि थी प्रकेसरी और वीर राजेंद्र की उपाधि थी राजकेसरी। नेक्स्ट पॉइंट है, चोल एवं चालुक्य पश्चिमी कल्याणी इनके बीच मध्यस्थ करवाया था जयकेश प्रथम ने जो कि कदम शासक था। कहाँ का? तो गोवा का। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने कार्यकाल में अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। कौन? तो चोल शासक। चोल काल में दोस्तों प्रांत 6 थे जिसको मंडलम बोलते थे। तो सबसे नीचे था ग्राम जिसको कुर्रम बोलते थे, उसके ऊपर था जिला जिसको नाडु बोलते थे, उसके ऊपर था कमिश्नरी जिसको कोट्टम बोलते थे, और सबसे ऊपर था प्रांत जिसको मंडलम बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ग्राम की स्थानीय सभा इसको नाटुर बोलते थे और नगर की स्थानीय सभा इसको नगरतार बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेरुंद्रम यह था उच्च अधिकारी और सेरुंद्रन यह था निम्न अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उडनकुटम यह अधिकारी राजा के पास रहता था हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है,
ओले नाइकम, यह था मुख्य सचिव। नेक्स्ट है विदयी अधिकारी, यह था प्रेषण लिपिक। नेक्स्ट है कडिमई, यह था लगान मतलब टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्लाल जाति के धनी किसान, इनकी उपाधि थी मुवेद वेलन और ये 3 राजा की सेवा करते थे। और दोस्तों इनका प्रधान था अरैयार, इन्हें नाडु के कामों का नियंत्रण था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्थानीय स्वशासन एवं जल सेना की शुरुआत की चोल शासकों ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों परैया, ये बोला जाता था अछूत को। नेक्स्ट है कंजलू, ये बोला जाता था सोने के सिक्के को। नेक्स्ट है सेना का संगठित अंग, यह था पदाती सेना। नेक्स्ट है व्यापारी समूह, यह देख लेते हैं। व्यापारी समूह थे वलंजियार, नानादैसी और मणिग्रामम। नेक्स्ट है श्रेणी, यह था व्यवसायियों की सभा। नेक्स्ट है उर, यह था दोस्तों तालाब एवं बगीचा निर्माण हेतु गांव की भूमि अधिग्रहण करने वाली समिति, और इसकी कार्यकारी समिति को बोलते थे आलुंगनम। और इनका कार्य था प्रतिनिधियों के दस्तावेजों के मसौदे तैयार करवाकर उसे लिपिबद्ध कराना। नेक्स्ट है दोस्तों सभा, यह था अग्रहार एवं ब्राह्मण की संस्था। इसे बोला जाता था पुरुगड़ी एवं इसके सदस्य को बोला जाता था पेरुमक्कल। नेक्स्ट दोस्तों नगरम, यह था व्यापारियों की सभा। नेक्स्ट है पुग, यह था शिल्पियों की सभा। नेक्स्ट है भूकर, यह था 1/3 और वरित पोतगक, यह था राजस्व अधिकारी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों चोलकालीन कर, यह था आयम राजस्व। नेक्स्ट था मरमजड्डी, यह था उपयोगी वृक्ष कर। नेक्स्ट था कडिमई, यह था सुपारी की बागान पर कर। नेक्स्ट है मनीरई, यह था गृह कर। नेक्स्ट है कड़ईरई, यह था व्यापारिक प्रतिष्ठान कर। नेक्स्ट था कदिमई, यह था लगान। और लास्ट है मग्नमई, यह था लौहकर, कुम्हार, बढ़ई इत्यादि के पेशे पे लगने वाला कर। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ भूमि के प्रकार देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रभु मान्यम, यह था राज्य भूमि। नेक्स्ट है चतुर्वेदी मंगलम, यह था ब्राह्मण को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मदेयी, यह था ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि। नेक्स्ट है दोस्तों शाला भोग, यह था विद्यालय की भूमि। नेक्स्ट है दोस्तों वेलन वगई, यह था गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। नेक्स्ट है दोस्तों पलिचंदम, यह था जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि। नेक्स्ट है दोस्तों देवदान या तिरुनमठ डक्कनी, यह था मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वरियम, यह था महासभा की कार्यकारी समिति और इसका उल्लेख है उत्तर मेकर अभिलेख में। नेक्स्ट है दोस्तों नाना देशिनम, यह था दूर प्रदेशों के साथ व्यापार करने वाला निगम। नेक्स्ट है तनियर, यह था बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों बगान समिति, यह था चोल काल में सड़क की देखभाल करने वाली समिति। नेक्स्ट है दोस्तों आम वस्तु के आदान प्रदान का आधार था धान। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक उल्लेखनीय कला, यह था नटराज शिव की कांस्य मूर्तियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बंदरगाह, यह था कावेरी पत्तनम और यह था 10वीं सदी का।
नेक्स्ट है दोस्तों राजधानी क्रम, जो कि हम लोगों ने देखा उदयूर, फिर तंजौर, फिर गंगईकोंड, चोलपुरम, फिर कांची। अब दोस्तों छोटे छोटे 2-3 राजवंश हैं, उसको भी हम लोग देख के कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। चलिए, पहला है यादव वंश। इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र। इसकी स्थापना की थी बिल्लव पंचम ने। इसकी राजधानी थी दोस्तों देवगिरी, और इसका क्षेत्र था दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण का क्षेत्र। इस वंश का प्रतापी राजा था दोस्तों सिंहन द्वितीय, और इस वंश का अंतिम राजा था रामचंद्र। मलिक काफूर, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इससे इसने युद्ध किया था और उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। पर इसकी वीरता को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जागीरदार बना दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके सामंत थे होयसाल वंश। होयसाल वंश का क्षेत्र था दोस्तों कर्नाटक। यह थी दोस्तों यादव वंश की एक शाखा थी, जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र, आधुनिक हेलीविड में। और इसकी स्थापना की थी दोस्तों विष्णुवर्धन, जो कि एक जैन था, पर रामानुज से वैष्णव बना। इसका मूल नाम था विट्टिग, और दोस्तों इसने वेल्लोर के चेन्नाकेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा था दोस्तों वीर बल्लाल तृतीय। मलिक काफूर ने इसको हराया था, पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया, पर इसके कुछ भाग को जरूर जीत लिया था। नेक्स्ट 2 छोटे राजवंश हैं। एक है कदम, जिसका क्षेत्र था गोवा। इसका स्थापना किया था मयूर शर्मन ने, और इसकी राजधानी थी दोस्तों वनवासी। नेक्स्ट वंश है गंग वंश। यह है दोस्तों पश्चिमी गंग वंश, और इसका क्षेत्र था कर्नाटक। एक था दोस्तों पूर्वी गंग वंश, जिसका क्षेत्र था उड़ीसा। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। इस वंश की स्थापना की थी दोस्तों ब्रजहस्त पंचम ने। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों कुबलाल, जो कि अवस्थित है कोलार कर्नाटक में। बाद में राजधानी बन गई तलकाड। पर दोस्तों ये भी देता है अभिलेख के अनुसार प्रथम शासक है कोंकणी वर्मा, लेकिन आप लोग ब्रजहस्त पंचम याद रखिएगा। नेक्स्ट वंश है दोस्तों काकतीय वंश, जिसका क्षेत्र था तेलंगाना। इस वंश की स्थापना की थी दोस्तों बीटा प्रथम ने। इसकी राजधानी थी अमकोंड, जिसका क्षेत्र है नलकोंडा हैदराबाद। पर इस वंश का वास्तविक संस्थापक था दोस्तों प्रोलराज द्वितीय। नेक्स्ट है दोस्तों इस वंश का शक्तिशाली राजा, यह था गणपति। इसकी राजधानी थी दोस्तों वारंगल, और इसकी बेटी का नाम था दोस्तों रुद्रमा देवी। इसके नाम से एक मूवी भी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। इसने रुद्रदेव के नाम से शासन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों इस वंश का अंतिम राजा, यह था प्रताप रुद्र। यह दोस्तों मलिक काफूर से नहीं लड़ा था, इसने उसको कोहिनूर हीरा भी दे दिया, और प्रताप रुद्र ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसको जंजीर से बांधकर मलिक काफूर को दे दिया। इसका अर्थ हुआ कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। चलिए दोस्तों, दक्षिण भारत का राजवंश हमारा कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं हम लोग मूर्ति कला, उसके बाद देख लेंगे मंदिर निर्माण कला, और इसके बाद हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होगा। तो चलिए, मूर्ति निर्माण का प्रथम कला था दोस्तों गंधार शैली। इसका विकास हुआ था पश्चिमोत्तर भारत में, और इस कला में जो मूर्ति बनती है उसका रंग होता है काला या भूरे रंग का। और इसका विकास हुआ था दोस्तों कनिष्क के काल में, और इसमें दोस्तों अधिकांश बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों इसको पहचानेंगे हम लोग, इसमें ध्यान या योग की मुद्रा होगी और गंभीर मुद्रा होगी, और उनके पीछे प्रभामंडल रहता है। प्रभामंडल मतलब जो मूर्ति है, मूर्ति के पीछे एक क्षेत्र होता है प्रभामंडल का, सर के पीछे। इसको हम लोग इमेज में देखने वाले हैं आगे। नेक्स्ट है, इसमें पूरा शरीर ढका हुआ रहता है,
नेक्स्ट है दोस्तों, इस मूर्ति पर विदेशी प्रभाव था। नेक्स्ट है दोस्तों, मथुरा शैली। इसका विकास था दोस्तों उत्तर भारत में। इस मूर्ति का रंग होता है लाल रंग का और इसका भी विकास हुआ था कुषाण काल में। और मथुरा शैली में दोस्तों बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की मूर्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। इसमें दोस्तों आशीर्वाद की मुद्रा रहती है और प्रसन्न मुद्रा रहती है और जो शरीर होता है वो पूर्णतः ढका नहीं रहता है। आंशिक भाग खुला रहेगा या किसी किसी में बहुत हद तक भाग खुला मिलेगा। यह था दोस्तों पूर्णतः भारतीय कला। इसको भी हम लोग इमेज में देखेंगे। चलिए लास्ट है दोस्तों हमारा अमरावती शैली। इसका विकास हुआ था दक्षिण भारत में और यह था दोस्तों सफ़ेद संगमरमर से निर्मित। इसका विकास हुआ था दोस्तों सातवाहन काल में। इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है दोस्तों। इसमें जो मूर्तियाँ रहती हैं वो एक समूह में रहती है और एक कहानी पर आधारित रहती हैं और एक साथ आपको समूह में बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यह है गांधार शैली। देख लीजिए, इसमें बुद्ध है, वो ध्यान की मुद्रा में है, योग की मुद्रा में है और प्रसन्न नहीं है, गंभीर मुद्रा है। नेक्स्ट है मथुरा शैली। नेक्स्ट है दोस्तों मथुरा शैली। इसमें देख लीजिए आशीर्वाद दे रहे हैं और इनका एक पार्ट ही ढका हुआ है, एक पार्ट खुला हुआ है। इसमें देख लीजिए पूरा भाग ढका है और प्रसन्न मुद्रा में है। नेक्स्ट है दोस्तों अमरावती शैली। इसमें देख लीजिए सफ़ेद संगमरमर जैसा है और एक ग्रुप में है फोटो और यह एक कहानी को दर्शाता है। यह था अमरावती शैली। लास्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों आज का मंदिर निर्माण शैली। इसमें भी दोस्तों 3 शैली थी। एक था नागर, एक था द्रविड़ और एक था बेसर। चलिए नागर शैली का क्षेत्र था दोस्तों उत्तर भारत में। इसको दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश या उड़ीसा शैली के भी नाम से जाना जाता है। इस शैली में दोस्तों मंदिर जो थे वो समूह में रहते थे और बीच में रहता था मुख्य मंदिर। इसको हम लोग बोलते हैं पंचायतन शैली। इसका इमेज भी हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे। अभी यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका जो शिखर है वह रेखीय रूप से घटते हुए ऊपर जाता है, मतलब इस प्रकार रेखीय रूप से। फिर उसके बाद एक आमलक रहता है और उसके ऊपर कलश और उसके ऊपर ध्वज। इसका इमेज हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट है दोस्तों मंडप एवं जो गर्भगृह रहता है वो दोनों जुड़ा रहता है। गर्भगृह रहता है दोस्तों शिखर के एकदम नीचे जिसमें मूर्ति रहता है और नागर शैली में मंडप और गर्भगृह के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, मतलब दोनों जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों मंडप एवं गर्भगृह के बीच में गंगा यमुना की मूर्ति रहती है। नेक्स्ट दोस्तों परिक्रमा। इसमें मूर्ति की परिक्रमा आपको मंदिर के अंदर ही लगानी होती है। नेक्स्ट है सीमा, मुख्य गेट या जलाशय नहीं रहता है नागर शैली में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों द्रविड़ शैली। इसका विकास था दक्षिण भारत में। इसको हम लोग दोस्तों विमानन शैली भी बोलते हैं। इसमें भी दोस्तों मंदिर समूह में रहता है, बीच में मुख्य मंदिर रहता है, मतलब पंचायतन शैली में रहता है। पर इसमें एक अंतर है, इसका जो गुंबद होता है, जो मंदिर के ऊपर जो गुंबद बनता है दोस्तों, वो केवल मुख्य मंदिर में रहता है, अन्य में नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी जो शिखर होती है वह सीढ़ीनुमा ऊपर जाती है, इसलिए उसको विमानन शैली भी बोलते हैं। इसका इमेज मैं दिखाता हूँ आगे। इसमें दोस्तों मंडप एवं गर्भगृह के बीच में कुछ दूरी होती है जिसको अंतराल कहते हैं। इसमें भी दोस्तों गर्भगृह होता है वो शिखर के अंदर रहता है और उसी में मूर्ति रहती है। पर इसमें दोस्तों मंडप एवं गर्भगृह के बीच में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति होती है और इसमें परिक्रमा आपको मंदिर के बाहर लगानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इस शैली में सीमा, मुख्य गेट, गोपुरम एवं जलाशय ये तीनों रहता है। लास्ट है हमारा दोस्तों
वेसर शैली, इसका विकास मध्य भारत में था, इसलिए यह मिश्रित शैली था, क्योंकि इसमें कुछ नागर शैली के भी गुण थे, कुछ इसमें द्रविड़ शैली के भी गुण थे। ये देख लीजिए नागर शैली है, ये रहा मंडप, ये रहा शिखर, यहाँ रहा गर्भगृह, शिखर के ऊपर आमलक, उसके ऊपर कलश, फिर ध्वज, और यहाँ देख लीजिए मंडप और शिखर के बीच में दूरी नहीं है, दोनों सटे हुए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, यह है द्रविड़ शैली की, यह है दोस्तों गर्भगृह, यह है शिखर, यह है आमलक, यह है कलश, यह है मंडप, इसको हम लोग अर्धमंडप भी बोल सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, शिखर एवं मंडप के बीच में स्पेस है। इसमें स्पेस का दोस्तों मुख्य रीजन है क्योंकि आपको चक्कर यहीं लगानी पड़ती है मंदिर के बाहर, इसलिए यहाँ पे बीच में स्पेस या अंतराल दिया जाता है। इसमें देख लीजिए तीनों शैली की मंदिर है, यह है नागर शैली, देख लीजिए शिखर रेखीय रूप से है, यह है द्रविड़ शैली, शिखर कैसा है इसका सीढ़ी नुमा है, और थर्ड है बेसर शैली, इसमें देख लीजिए थोड़ा रेखीय भी लग रहा है और थोड़ा सीढ़ी नुमा भी लग रहा है, इसलिए इसको मिश्रित शैली बोलते हैं। ये रहा दोस्तों तीनों शैली, यहाँ थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है। ये देख लीजिए नागर शैली, ये हो गया वेसर शैली, ये हो गया द्रविड़ शैली। ये वेसर शैली देख लीजिए, इसमें रेखीय रूप से ऊपर भी गया है और सीढ़ी नुमा भी है, ये पूरा रेखीय है, और ये देखिए सीढ़ी नुमा है, यही इसमें मेजर अंतर है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों तीनों मंदिर का पार्श्व दृश्य दिखाया गया है, यह है नागर शैली, यह है द्रविड़ शैली, और यह है बेसर शैली। देख लीजिए यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए स्पेस है, और ये तो हो गया वेसर शैली, इसमें दोनों शैली के गुण मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।